हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि लगभग सभी जीवों में पाया जाता है और यही निर्धारित करता है कि उस जीव का कैरेक्टर कैसा होगा। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। आरएनए भी एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सेल्स में ये प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? सेल्स में, सेल के न्यूक्लियस में। कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। और डीएनए से भी अगर छोटा देखें कोई यूनिट है तो जीन। ठीक है, और डीएनए बना किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए पॉलीमर है और उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बेसिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेल्स में। यही निर्धारित करता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता के गुण वाला ही होगा। जैसे उनके माता पिता का गुण होगा वैसे ही उसका गुण होगा। यही डीएनए ही निर्धारित करता है, डीएनए आरएनए। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल, इसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसे हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। यही सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो कि अनुवांशिक गुणों को कैरी करता है। ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों में। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और तो और ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ इस तरह से। ठीक है, एक इस तरह से, एक इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसे पहली बार किसने देखा था? तो फ्रेडरिक मैइस्चर ने कब? 1869 में देखा था। और बताया कि कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और इसे उन्होंने पहली बार नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। डीएनए नाम नहीं दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही कई साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन किए। 1884 में भी एक साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन कुछ किया था। उसके बाद क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं थी तो काफ़ी साल बाद जब एकदम टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजिकली अपडेट हुए। ठीक है, उसके बाद 1953 में वाटसन और क्रिक, फ्रांसिस वाटसन एंड जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, दो साइंटिस्ट ने 1953 में ये डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, ये कैसा होता है। उन्होंने बताया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए। ठीक है, और ये एक एक्सरे डाटा दिया गया था। दो लोग थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे डाटा प्रोड्यूस किया था। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे डाटा प्रोड्यूस किया था। उसी के आधार पे इन्होंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। ठीक है, और ये क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये जो है लॉन्ग पॉलीमर है, लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर है, मतलब कि एक लंबी चेन है। किसका? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, मेन इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही पढ़ेंगे आगे, तो पहले देख लेते हैं। डीएनए का लेंथ अलग अलग हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करता है कि कितना न्यूक्लियोटाइड है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे ही इसका लेंथ डिपेंड करता है डीएनए का। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड को हम बेस पेयर्स भी कभी कभी कहते हैं। इसमें कई बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। एक न्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ से यहाँ तक लेके एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब बेस पेयर है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये बेस पेयर्स क्या होते हैं? ये
वही नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, एक बैक्टीरिया फेज है, बैक्टीरिया फेज वायरस है जिसका नाम है 5X174। उसमें ये 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। उसका क्या नाम है? एक बैक्टीरियोफेज है, एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। उसका नाम क्या है? 5X174। उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5386। ठीक है, उसके बाद एक और बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। उसमें 48502 बेस पेयर्स होते हैं, 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल्स में कितने होते हैं? ह्यूमन का 2 सेल होता है, हैप्लॉइड, डायप्लॉइड। तो ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं ये बेस पेयर्स? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जहाँ पे ये जुड़ा रहता है उसे हम क्रोमेटीन कहते हैं, क्रोमेटीन। तो एक बार डीएनए को हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सेल के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र। और मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी। ठीक है, और डीएनए के अंदर भी अगर डीएनए को और खींचेंगे लंबा तो उसमें क्या पाया जाएगा? जीन। और एक जीन से एक जीन के बीच में दूरी जो होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को ही हम कितना कहते हैं? 0.34 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इससे सबसे पहले किसने बताया था? हानसन ने, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और बाद में एक हार्ची और चेज नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है, लगभग सभी जीवों के सेल्स में प्रेजेंट होता है। किसने प्रूफ किया था? ये प्रूफ किया था हार्चे और चेज नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि क्या ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि लगभग सभी जीवों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है। न्यूक्लियोटाइड ये मोनोमर है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई है डीएनए की। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये 3 चीजों से बनकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज एक पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हम जानते हैं कि जो शुगर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते ही हैं। ठीक है, पेंटोस मतलब 5 भी हम आगे देखेंगे। अब नाइट्रोजनस बेस, सेकंड चीज क्या है? नाइट्रोजनस बेस कुछ होते नहीं, ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि इसमें कार्बन पाया ही जाएगा। ये कार्बन और नाइट्रोजन की लॉन्ग चेन है। कार्बन और नाइट्रोजन की लॉन्ग चेन को ही नाइट्रोजनस बेस हम कहते हैं। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप भी एक होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड जनरली प्रेजेंट होता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ गए तो हम उस न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देंगे, एक लंबी चेन बना देंगे तो हमारा डीएनए तैयार हो जाएगा। ठीक है, डीएनए जैसे कि हमारा जो पैंक्रियाज है उसमें जो इंसुलिन सिक्रीट करने का जीन है ज्यादा सक्रिय रहता है, इसीलिए वहां पे इंसुलिन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो अलग अलग हर जगह हर जीन सक्रिय नहीं होते, कहीं कुछ सक्रिय होगा तो कहीं कुछ। जैसे कि हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड है वहां पे जीन में जो स्वेट ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देता है वो ज्यादा सक्रिय रहता है। तब आगे हम देखते हैं ये पेंटोस शुगर, इसमें जब डाईऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होगा, डाईऑक्सीराइबोस शुगर ये डीएनए प्रेजेंट होता है। डाईऑक्सीराइबोस शुगर ये डीएनए में प्रेजेंट होता है और राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब हम नाइट्रोजनस बेस को आगे डिवाइड करेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक प्यूरिन एक पायरिडीन। प्यूरिन और पायरिडीन। प्यूरिन जो होता है ये 2 रिंग्स होते हैं और जो पायरिडीन होता है सिंगल रिंग होता है। तो प्यूरिन के 2 पार्ट होते हैं, एक एडेनिन एक ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन। ठीक है,
एक थाइमिन और इसमें पायरिडीन का दो पार्ट होता है, थाइमिन और साइटोनिन, थाइमिन और साइटोनिन, ठीक है। और ये जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और ग्वानिन और साइटोनिन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, ये डीएनए का कुछ फीचर्स देख लेते हैं। डीएनए जो है ये आपको डबल हेलिक्स होता है, याद जानते हैं। उसके बाद ये जो इसका बैकबोन है पीछे का, ये जो दिख रहा है, ठीक है, साइड साइड से, ये किसका बना रहता है, शुगर का और फॉस्फेट का, शुगर और फॉस्फेट का, और बीच बीच में नाइट्रोजनस बेसेस ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके जो पोलैरिटी होता है एंटी पैरेलल, मतलब कि एंटी पोलर, इनका पोलैरिटी होता है। एक साइड यहाँ पे एडेनिन होगा तो दूसरी साइड थाइमिन, एक साइड ग्वानिन और इधर साइटोनिन, अपोजिट पोलैरिटी होता है। उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन और ये जो एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोनिन, ये 5 जोड़े प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि 10 प्रेजेंट रहेंगे। देखिए, एक तरफ एडेनिन प्रेजेंट होगा और एक तरफ थाइमिन प्रेजेंट होगा, और एक तरफ ग्वानिन प्रेजेंट होगा, एक तरफ साइटोनिन प्रेजेंट होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोनिन ट्रिपल बॉन्ड। हमने इतना देख लिया, ठीक है। डीएनए हम जान गए क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि डीएनए क्या होता है। जनरली सब लोग को कंफ्यूजन होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, तब आइए हम इसको दूर कर देते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड आपने नाम सुना होगा, न्यूक्लियोसाइड, ये दो चीजों से बना होता है, दो चीजों से बना होता है। किन किन चीजों से बना होता है? पहली चीज कि पेंटोस शुगर से बना होगा, पेंटोस शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस आप जानते हैं, प्यूरिन, पैरिडीन आ जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोनिन, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, मतलब कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि मोनोमर है डीएनए का, वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में अगर हम ऐड कर देंगे फॉस्फेट ग्रुप तो उसी को हम कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, यही था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब देख रहे थे पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, पेंट मतलब कि 5, ये 5 कार्बन का ग्रुप है, ठीक है। आपको एक बात बता दें कि शुगर क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें मोनोसैक्राइड, ऑलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। ये कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसैक्राइड, ऑलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड, जिसमें जिस कार्बोहाइड्रेट में 3 से 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैक्राइड। तो पेंटेस शुगर में 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो पेंटेस शुगर एक प्रकार का मोनोसैक्राइड है। तो पेंटेस शुगर का आइए हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पेंटेस शुगर नाम से ही मालूम पड़ रहा है 5 कार्बन है, 1 2 3
4 5, 5 कार्बन हो गए, सब सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। और ऊपर क्या अटैच होगा, एक CHO ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। CHO ग्रुप O, डबल बॉन्ड O और एक H, और इस साइड सब हाइड्रोजन अटैच होंगे, हाइड्रोजन, और ये इस कार्बन से बाकी कार्बन से OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या अटैच होगा, एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ये लेकिन ये हमने पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर देखा, लेकिन ये चैन स्ट्रक्चर है, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है। चैन स्ट्रक्चर पेंटो शुगर का कुछ इस तरीके से होता है। अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका पेंटो शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटोस, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है। और आपको हम बताना भूल गए कि यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन है वो ज्यादा उत्तेजित रहता है और फर्स्ट वाले कार्बन से बॉन्ड बनाता है, और जो उसका OH था वो यहाँ जाएगा फर्स्ट वाले के पास, और फर्स्ट वाला जो O था तो यहाँ पे वो OH ब्रेक होगा, और जो H है ये अटैच होगा फर्स्ट वाले कार्बन के ऑक्सीजन पे, और जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फोर्थ वाला फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और पेंटो शुगर का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन प्रेजेंट होगा C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4, और जो C5 था वो ऐसे हो जाएगा CH2OH, और इसके नीचे अटैच होगा OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH ग्रुप, और यहाँ पे भी OH ग्रुप, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर है इसका। और उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, देख लिया हमने पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर। अब इतना हो गया। अब हम देखते हैं कुछ RNA के बारे में। RNA और DNA में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, वही जो नाइट्रोजनस बेसिस में जो पायरिडीन होता है, वहां पे DNA में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन और थाइमिन। लेकिन जो RNA में होता है वो थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस करता है। और RNA जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल है कई ऑर्गेनिज्म का, और जनरली ये RNA पाया जाता है कई वायरसेस में, ठीक है। और RNA DNA आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। और जो RNA होता है ये 3 प्रकार का होता है। RNA tRNA, ठीक। उसके बाद mRNA, rRNA। RNA का मेन काम क्या होता है, राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, ठीक है। ये RNA का मेन काम हो गया। सबसे पहले जो RNA है, ये tRNA क्या है, और rRNA क्या है। सबसे पहले हम mRNA को देखते हैं। mRNA मतलब कि मैसेंजर RNA, ये मैसेज करता है, ठीक है। और ट्रांसफर RNA, और rRNA राइबोसोमल RNA। हम आपको बता दें कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। 10 हमारा बॉडी खुद बना लेता है और 10 हम बाहर से लेते हैं। जो हम बाहर से लेते हैं उन्हें हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, और जो हम खुद बना लेते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड उन्हें हम कहते हैं। तब जब ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड आते हैं हमारे बॉडी में, जब हम फूड लेते हैं, जब इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में आते हैं
तब ये मैसेंजर आरएनए मैसेज करता है कि ट्रांसफर आरएनए को कि बॉडी में आ गया है इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। और उसके बाद ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसको लेगा और ये ट्रांसफर कर देगा राइबोसोमल आरएनए के पास। तब इस तरह से हमारा प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फ्रांसिस क्रिक है, फ्रांसिस क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे, क्रिक नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल डोगमा दिया, एक कथन दिया, सेंट्रल डोगमा ये बताता है कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन में क्या रिलेशन है, ये कैसे इंटरचेंज होते हैं। अगर हमारे पास डीएनए है तो हम उससे आरएनए बना सकते हैं, और अगर आरएनए है तो हम उसको डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल इंटरचेंजिंग किसका होगा, थायमिन और यूरेसिल का ही इंटरचेंजिंग करते हैं। थायमिन किसमें पाया जाता है, डीएनए में, और यूरेसिल किसमें पाया जाता है, आरएनए में। बस यही डिफरेंस करते हैं हम लोग। और उसमें एक और डिफरेंस होता है कि जो शुगर होता है पेंटो शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है और डीएनए में डाईऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है। बस ये सेंट्रल डोगमा के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये किसने दिया था, क्रिक ने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसमें डीएनए के पास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। डीएनए, ये देखिए यही है सेंट्रल डोगमा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। डीएनए से ये पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हम लिख लेते हैं, ये क्या है, रेप्लिकेशन। तो डीएनए से आरएनए जो बनने का प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए, लेकिन अगर आरएनए से प्रोटीन बन गया, तब उसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसलिए साइन एरो इधर का ही है, इंटरचेंजिंग का एरो नहीं है। यही था सेंट्रल डोगमा, जो कि क्रिक नामक साइंटिस्ट ने इसे दिया था, ठीक है। और इसी के आधार पर, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के आधार पर ही कोरोना वायरस का एक टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर, जो कि कोरोना वायरस का टेस्टिंग इसी से हम कर सकते हैं, आरटीपीसीआर नाम के टेस्ट से, ठीक है। सेंट्रल डोगमा देखिए। अब नीट में क्वेश्चन आया था कि यही जो हमने अभी पढ़ा, डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन, और डीएनए के पास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। यहीं पे ए बी सी डी नेमिंग कर देगा, आपको बताना रहेगा प्रोसेस। और एक और क्वेश्चन आया था कि जो है एडेनिन और ग्वानिन और थायमिन और साइटोनिन, ये तो हमने पढ़ा है, प्यूरिन है, पैरिडीन है। लेकिन जो एडेनिन थायमिन से जो बॉन्ड बनाता है, एडेनिन जो थायमिन से बॉन्ड बनाता है, वो कैसा बॉन्ड होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होता है डबल बॉन्ड। 2020 नीट के क्वेश्चन में आया था, एडेनिन थायमिन से कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप लोग याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमने देख लिया डीएनए, आरएनए, ये सब। तो एक बार आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स।